दोस्तों, जब से ईरान से इजराइल के बीच संघर्ष हुआ है और ये चीज निकलकर सामने आई कि कतर में बने अमेरिकी बेस कैंप पर हमले के बावजूद कतर ने ईरान पर हमला नहीं किया, सिर्फ हमले की निंदा की। उसके बाद माना जा रहा है कि इजराइल बौखला गया है। इजराइल ये समझ गया है कि मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के साथ वो अपने अच्छे संबंध रखकर जो तमाम और बाकी देश जैसे गजा है, फिलिस्तीन है, लेबनान है, ईरान है, उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, उसमें वो अकेला पड़ गया। इन सब के बीच अब वो कर क्या रहा है? उसके यहां एक बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए, होर्डिंग्स लगाए गए। उन होर्डिंग्स को देखना चाहिए और खास तौर पर मिडिल ईस्ट के उन देशों को देखना चाहिए जो इजराइल की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर मदद करते हैं। कुछ तो इजराइल की सीधे सीधे मदद करते हैं, कुछ अमेरिका के बहाने इजराइल की मदद करते हैं। तो उनको देख लीजिए आपके लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल किया है और उस देश के नागरिक का खास तौर पर देखें कि इजराइल मुस्लिम देशों के बारे में क्या सोचता है। आपको दिखाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर एक बड़ा बयान दे डाला है। तो वही इजराइल के लिए कहा है कि अभी तक तो उनको वॉर से बचाया, यानी ईरान से बचाया अमेरिका ने इजराइल को, और अब बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे कई मामलों को लेकर अब वो उनको उस चीज पर ही बचाने जा रहे हैं। वहीं दिखाऊंगा ईरान और इजराइल के बीच सबसे तगड़ी चोट किसको लगी। क्या वाकई ईरान को आर्थिक तौर पर झटका लगा या इजराइल बर्बाद हो गया? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस बिलबोर्ड के साथ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में संघर्ष समाप्ति की ओर आया और इन सब के बीच मुझे लगता है कि इजराइल को थोड़ा सोच समझना चाहिए। अगर कोई ऐसे बोर्ड, होर्डिंग या बिलबोर्ड कोई भी लगा रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर भड़की इस बार युद्ध की आग तो इजराइल का बचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि इजराइल की ताकत को पूरी दुनिया ने देख लिया है। अब देखिए इसमें क्या है, पहले देखते चलिए। ए न्यू चांस फॉर ए न्यू मिडिल ईस्ट क्या है? इसमें पूरा का पूरा बिलबोर्ड है और बिलबोर्ड में आपको सिर्फ एक चीज नहीं, डोनाल्ड ट्रंप नजर नहीं आ रहे होंगे, बेंजामिन नेतन्याहू नजर नहीं आ रहे होंगे, बल्कि अरब देशों के अलग अलग देश के लोग भी इसमें आपको नजर आ रहे होंगे। मुस्लिम देश जो आसपास हैं इजराइल के और मिडिल ईस्ट के देश हैं, इनके लिए क्या लिखता है? तेल अवीव में बिलबोर्ड, द अब्राहम अलायंस सीरिया के राष्ट्रपति, MBS लेबनान के राष्ट्रपति, जॉर्डन, फिलिस्तीन, मिस्र, मोरक्को, अमीरात, बहरीन, ओमानी राष्ट्रपति, राजा और राजकुमारों को प्रदर्शित करता है। अब क्या लगता है, अगर हम उन सभी को कुफ्र कहें तो कोई नाराज हो जाएगा और हमें वहाबी कहेगा। इसलिए मुझे लगता है कि मुसलमान है, लेकिन वे थोड़े गुमराह मुसलमान हैं जिन्हें शैतान ने धोखा दिया। बेचारे, उनके इरादे निश्चित रूप से अच्छे हैं और हम अपने फैसले में बहुत मतलबी और कठोर हो रहा है। सोचिए, ऐसे ऐसे होल्डिंग बैनर लगाकर अपने आप को एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके मिडिल ईस्ट का पूरा समर्थन इजराइल अपने पास रहे। किस तरीके से इससे माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे कोई असर खास पड़ने वाला है नहीं। अब आइए दूसरी बड़ी खबर पर। पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। Interested in restarting negotiations with Iran? And if so, have they received? So our people, Marco could answer this, but our people are not. I'm not. The way I look at it, they fought. The war's done, and I could get a statement that they're not going to go nuclear. We probably. तो ये बता रहे हैं कि ट्रंप से पूछा गया था कि आप किसी तरह का नेगोशिएशन ईरान के साथ करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा ना, ईरान के साथ किसी भी तरह के नेगोशिएशन के लिए मैं तैयार नहीं, क्योंकि वॉर खत्म हो गई। यानी कि अगर युद्ध चल रहा होता तो घुटने के बल अमेरिका आ चुका था और अमेरिका इसीलिए बैकफुट पर नजर आया था। अब वजह निकलकर सामने, उन्होंने कहा युद्ध खत्म हो चुका है तो वो किसी भी तरीके से नेगोशिएशन या समझौते के लिए तैयार नहीं है कि ईरान के साथ किया जाए। चलिए अब आइए एक महत्वपूर्ण खबर और आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये कुछ चीजें निकल कर आई डोनाल्ड ट्रंप के को लेकर है। ब्रेकिंग आई वाज शॉक्ड टू हियर दैट द स्टेट ऑफ इजराइल व्हिच हैज जस्ट हैड one of its greatest movement in history and is strongly led by Bibi Netanyahu, is continuing its ridiculous witch hunt against the Great War. The Prime Minister, Bibi and I just went through hell, और ये तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इनके बीच उन्होंने जो दावा किया है वो क्या है? इन्होंने क्या किया कि ये देखिए, ट्रुथ सोशल मीडिया पर एक बड़े पैमाने में सोशल पर एक, जिसमें एडमिन ने पूरी तरह से रिकॉर्ड करने के लिए 2 स्क्रीनशॉट लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल को बचाया है। अमेरिका ने इजराइल को बचाया, किससे? ईरान से बचाया। यानी वो अपने आप को हीरो घोषित कर रहे हैं कि इजराइल बर्बाद हो जाता अगर अमेरिका नहीं आता। ये बात मान ली गई। अब आइए, अब ये बेंजामिन नेतन्याहू को उनके मुकदमे से बचाएगा जो 2020 में शुरू हुआ था, जिनमें उन पर विश्वासघात, धोखाधड़ी का आरोप लगा था, रिश्वत लेने का आरोप लगा था। ये सारे जो आरोप लगे थे
उन आरोपों से बचाने के लिए अब अमेरिका नए तरीके से काम करने जा रहा। सोचिए, उनके अपने देश में, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ ये मामले चल रहे हैं और अमेरिका उसमें हस्तक्षेप करने जा रहा है, यानी एक नया अड्डा इजराइल के तौर पर ढूंढ लिया है। माने मत माने, अमेरिका के हाथों इजराइल बिक गया। ये कहना इसलिए बिल्कुल लाजमी नजर आता है कि अमेरिका यही करता है, पहले हथियार देगा, ये करेगा, मदद करेगा, और फिर धीरे धीरे उस पूरी देश की एक एक नियम कायदे कानून से लेकर मान लिए जा रहे फैसलों पर खुद अपने हिसाब से फैसले लेने शुरू करता है। ये अमेरिका का पुराना इतिहास, मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका का इतिहास है। अब इजराइल में भी कुछ ऐसे ही होने जा रहा है। इजराइल को लेकर उसने एक फैसला कर लिया, अब वो क्या कर रहा है, नेतन्याहू इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि पूरे इजराइल पर रखने के लिए नेतन्याहू को अपने अंगूठे के नीचे दबाकर रखना जरूरी है। ऐसे में अगर नेतन्याहू को सजा हो जाती है तो कौन डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनेगा। देखिए, पूरा इसमें लिखा हुआ है कैसे कैसे उनको बचाया जाएगा, जस्टिस कैन नॉट बी अलाउड वगैरह, तो तमाम चीजें इन्होंने करनी शुरू की है कि अब नेतन्याहू के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उन्हें खत्म कराने के लिए ये काम करने जा रहा है। अब आइए, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री जो इजराइल के हैं, उन्होंने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा आज हमें सूचना मिली, जिसके बाद हमास एक बार मिली है कि हमास एक बार फिर से नॉर्थ गजा पट्टी में एंट्री करने वाली जो मानवीय सहायता जारी है, ह्यूमैनिटेरियन एड जारी है, उसको कंट्रोल कर रहा है और नागरिकों से इसे चुरा रहा है। सोचिए कौन सा देश कह रहा है, ये वो देश कह रहा है जिसको लेकर यूएन ने भी कहा है कि हाँ, नेतन्याहू और इजराइल ने जिस तरह से बैन किया तो उसकी वजह से कई महीनों तक इजराइल फिलिस्तीन के बच्चे, बड़े बूढ़े, महिलाएं सब भूखे रहे, प्यासे रहे। वो बता रहा है कि हम जो एड भेज रहे हैं उस गजा के अंदर, वो उसको हमास चुरा रहा है। मैंने कहा ना, हमास के खिलाफ खड़ा करना है, जैसे ईरान में ईरान की सरकार के खिलाफ खड़ा करना, खामेनी साहब के खिलाफ खड़ा करने के लिए ईरान के लोगों को भड़काया जा रहा था, वैसे लगातार ये प्रयास है कि हमास के खिलाफ गजा के लोगों को खड़ा किया जाए। इसलिए एक नया कहानी सुनाई। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने आईटीएफ को 48 घंटे के भीतर हमास को सहायता पर कब्जा करने से रोकने के लिए एक पूरा प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है कि जल्दी जल्दी एक प्लान तैयार कीजिए जिससे ऐसा ना हो पाए। अब आइए, ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष में नुकसान किसका, इसको भी लेकर भी अबाउट 22% ऑफ ईरान्स बैलिस्टिक मिसाइल वर इंटरसेप्टेड बाय द जॉर्डेनियन एयर फोर्स। बताया ईरान की लगभग 22% बैलिस्टिक मिसाइल को जॉर्डन की वायुसेना ने, 25% भूमध्य सागर और फारस की खाड़ी में थर्ड सिस्टम और अमेरिकी जहाज़ों ने रोका, और शेष 53% को इजराइल को अपनी रक्षात्मक प्रणालियों ने इजराइल क्षेत्र के ऊपर रोका। मतलब इनका कहना है कि पूरी तरीके से, मतलब इनका कहना, देख सोचिए, 22 और 25 हुए, ये मिलाकर हो गए 47, और 47 कह रहा है 100% हमने रोक दिया। अगर आप पूरा ऐसे पढ़िए कैसा सुनने में लग रहा है। इनका कहना है ईरान की जो 22% बैलिस्टिक मिसाइल थी उसे जॉर्डन ने रोक दिया। ठीक है, चलिए मैंने मान लिया, मैं मान लेता हूं, चलो 25% जो है वो भूमध्य सागर जो है, मेडिटेरियन सी ईस्टर्न, वहां पर गिर गई, वो फारस की खाड़ी में गिरी। कैसे? थर्ड सिस्टम काम कर रहा था अमेरिका का और अमेरिका जहाज़ों ने रोक लिया। ये हो गया कुल मिलाकर 47%। बाकी 53% जो है उसे इजराइल ने रोक लिया। मतलब 100% रोक ली गई, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अब इन दावों पर आप विश्वास कर पाएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ऐसा ही रोका गया तो ये जो तबाही हो रही थी इजराइल में, ये कैसे हो गई? मतलब इसमें तो इस हिसाब से 100% ईरान के हमले को रोक लिया गया था। वहीं पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से एक दावा है कि ईरान की जो रक्षा अधिकारी हैं वो फिलहाल चीन गए हैं और 4.5 जनरेशन के J-10C लड़ाकू विमानों का निरीक्षण कर रहे हैं। खबर यह है कि उसे खरीदने का विचार चल रहा है वहां पर, और इसी को लेकर वहां पर तमाम चीजें की जा रही हैं। कैसे होगा कैसे नहीं। अब देखिए, यहां पर एक खबर निकल के डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है, कैसे बौखलाए हुए। नताशा बर्ट्रांड है, ये फायर्ड उन्हीं CNN की एक रिपोर्टर एंकर है, उन्होंने उनके लिए कहा है कि वॉच्ड हर फॉर 3 days डूइंग फेक न्यूज। वो कह रही है कि फेक न्यूज फैला रही है, इनको कुत्ते की तरह लात मार कर निकाल देना चाहिए। ये शब्दावली देखिए, लाइक ए डॉग। ये डोनाल्ड ट्रंप एक देश के राष्ट्रपति की भाषाचर्या है। एक दिन पहले इजराइल के बारे में कितनी गंदी गाली दे रहे थे, आज ये अपने आप को राष्ट्रपति बताते हैं। सोचिए कितनी घिनौनी भाषा है एक राष्ट्रपति की, और अपने आप को राष्ट्रपति कहते हैं। देखिए यहां पर भी खबर छपी, ट्रंप कॉल्स फॉर फायरिंग ए CNN जर्नलिस्ट, अर्ली US इंटेल असेसमेंट सजेस्टेड स्ट्राइक ऑन ईरान डिड नॉट डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर साइट्स। ये खबर जब निकल कर सामने आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप की फजीयत हो रही है और कह रहा है कि कुत्ते की तरह एक महिला के लिए, पहले तो महिला के लिए और एक पत्रकार के लिए कैसी शब्दावली का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। कैसा खींचा हुआ ये आदमी है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए ये क्या क्या बोलते होंगे, दूसरों से भी गंदगी उगलने के लिए। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये राष्ट्रपति बन कैसे गए। तो ये सारी चीजें आप समझिए कि अपने ही देश में गिरता हुआ बेंजामिन नेतन्याहू, अपने ही देश में गिरते हुए डोनाल्ड ट्रंप, और दोनों की हालत ऐसी है कि अपने ही देश के नागरिकों से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।